हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले हम उसके लॉजिक के बारे में सोचते हैं। यानी हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये हम सोचते हैं। अगर हम ये सोच सकते हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं। हम प्रोग्राम बनाने से पहले हमने जो लॉजिक सोचा है उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो किसी मशीन को समझ में आने के लिए लिखा जाता है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो कंपाइलर को समझ में आ सके इसलिए लिखा जाता है। लेकिन जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो वो किसी ह्यूमन के द्वारा ही रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसलिए एल्गोरिथम इज लाइक कि दो ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। यदि मुझे ये समझाना है कि आपको प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है तो मैं एक तो वर्बली इस बात को समझा सकता हूँ और दूसरा मैं इस बात को लिखकर भी समझा सकता हूँ। तो अगर मैं लिख के समझाऊंगा तो मैं उसे एल्गोरिथम बोलूँगा। तो एल्गोरिथम क्या है? An algorithm is the step-by-step instructions to solve a given problem. आइए एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिथम का। जैसे n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, तो इससे पहले हमने उसका लॉजिक सोचा। तो उस लॉजिक को हम स्टेप्स में लिखेंगे, यानी स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, ये हम सोचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एल्गोरिथम को कुछ नाम दिया है, और जैसे फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वैसा ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि समझ में आए कि ये कोड चलेगा, ये लॉजिक वर्कआउट करेगा तो n की वैल्यू हमें मिल रही होगी। अब n में वो नंबर है जो एक नेचुरल नंबर है और हमें 1 से लेके n तक का सम निकालना है। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं s, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है 0 से। अब स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? यदि n की वैल्यू 0 या उससे छोटी है तो हम रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि ज़रूरत ये थी कि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। अब n की वैल्यू अगर एक नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर हम रिटर्न करा देंगे -1, जो ये इंडिकेट करेगा कि n की वैल्यू ही वैलिड नहीं है। स्टेप नंबर 2, देखिए अगर स्टेप नंबर 1 चल गई और उसमें रिटर्न -1 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली स्टेप्स तो चल ही नहीं पाएंगी। तो अगली स्टेप पे तभी आ रहे हैं जब रिटर्न -1 नहीं चला है, यानी n की वैल्यू एक वैलिड वैल्यू है। सेकेंड स्टेप में हम कह रहे हैं कि रिपीट करो स्टेप 3 एंड 4। तो हमने स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को रिपीट करने के लिए कहा है। कब तक? जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो हम हर बार क्या करेंगे, s में n की वैल्यू ऐड करेंगे। तो जैसे n की वैल्यू 5 है तो 0 + 5, तो s में चला जाएगा 5। और फिर हम स्टेप नंबर 4 चलाएंगे जिसमें हम डिक्रीमेंट कर देंगे n की वैल्यू को, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 से 4। क्योंकि हमें रिपीट करना है स्टेप 3 और 4 जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो n की वैल्यू अभी 0 नहीं है तो फिर से स्टेप नंबर 3 चलेगी। तो ये 4 और s में क्योंकि 5 आ चुका था तो इन दोनों का सम हो जाएगा 9, s में चला जाएगा 9। फिर डिक्रीमेंट करेंगे n को तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर स्टेप नंबर 3 चलेगी, क्योंकि n की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है तो n 3 है और s में 9 आ चुका था। तो 9 + 3 12, तो s में चला गया 12। इसके बाद n में फिर डिक्रीमेंट करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 0 नहीं है इसलिए थर्ड स्टेप चल रही है। s की वैल्यू 12 है तो 12 + 2 14, तो 14 असाइन हो गया s में। फिर n की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 0 नहीं है तो 1 भी ऐड होगा इस 14 में। 14 और 1 15 हो जाते हैं, s में चला गया 15। फिर n की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 0। क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इसलिए अब हम स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे। s में वैल्यू 15 रखी है तो 15 हो जाएगा रिटर्न, जो कि पहले 5 नंबर का सम था। तो इस तरीके से हमने एक एल्गोरिथम बनाई जिसको पढ़कर कोई भी इजीली प्रोग्राम बना सकता है। ज़रूरत यह है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। जैसे यदि आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप
इस लॉजिक को पढ़कर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि प्रोग्राम में आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो एल्गोरिथम लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है आपके लॉजिक का। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा लॉजिक हो, और यदि एक से ज़्यादा लॉजिक होंगे तो एक से ज़्यादा तरह की एल्गोरिथम्स बनेंगी। अब अगर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे लॉजिक्स हैं, कई सारी एल्गोरिथम हैं, तो ये भी ऑब्वियस है कि हम एनालाइज करें कि कौन सी एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है। यानी हमें एल्गोरिथम की क्वालिटी के बारे में बात करना है, एल्गोरिथम कौन सी ज़्यादा बेटर है इसके बारे में बात करना है, तो हमें करना पड़ता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे प्रोजेक्ट में कौन से लॉजिक से टास्क परफॉर्म करें जिससे कि ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बने, ये तय हो सके। एनालिसिस करके हम ये पता करना चाहते हैं कि एल्गोरिथम कौन सी बेटर है। पर जब एल्गोरिथम का एनालिसिस किया जाएगा तो किन फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कोई लॉजिक काम करने के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। जितनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा उतना खराब प्रोग्राम। अगर कोई लॉजिक ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो वो भी खराब लॉजिक है। यानी टाइम और स्पेस यानी मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं किसी भी एल्गोरिथम की क्वालिटी को चेक करने के लिए। हम चाहेंगे कि कोई लॉजिक ऐसा हो जो कम से कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, कम से कम मेमोरी लेकर अपना काम कर ले। ऐसे एल्गोरिथम को बेटर माना जाता है। तो हम एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं। एल्गोरिथम का जब एनालिसिस किया जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे ये प्रोग्राम किस हार्डवेयर पे चलने वाला है, ये प्रोग्राम किस एनवायरनमेंट पे चलने वाला है, ये सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम सिर्फ अपने लॉजिक की टेस्टिंग कर रहे हैं कि लॉजिक कौन सा बेहतर है। यानी दो एल्गोरिथम को सेम एनवायरनमेंट में अगर रन किया जाए तो कौन ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। The rate at which the running time increases as a function of input is called rate of growth. अब देखिए, कोई एल्गोरिथम में कितने डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इससे भी टाइम पे फर्क पड़ता है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितना टाइम एल्गोरिथम ने लिया और हमने उसको काम करने के लिए कितना डेटा दिया था। जैसे मुझे 10 नंबर को लेकर उसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने में कुछ समय लगेगा, कुछ कंपैरिजंस होंगे तो समय लगेगा। लेकिन अगर 10 नहीं, मैं 100 नंबर्स के बीच में उसी लॉजिक को अप्लाई करता हूं, सेम लॉजिक, एल्गोरिथम चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम लॉजिक, पर मैंने अब 10 नहीं 100 नंबर्स की बात की कि 100 नंबर अगर हैं तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर मैंने बोला कि 1000 नंबर्स हैं, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, एल्गोरिथम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स ये मैं वैरी करा रहा हूं, और नंबर ऑफ इनपुट्स के चेंज होने से टाइम में भी चेंजेस होंगे। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम लोग एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, आपने ग्राफ ज़रूर पढ़ा होगा, तो इस तरीके से हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि जो एक्स एक्सेस है वो n है ना, n मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स, राइट। और जो y एक्सेस है वो है टाइम, जो है fn, फंक्शन ऑफ n। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सेस में कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल x एक्सेस की कुछ वैल्यू है n इक्वल्स टू 10, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप एक मार्क बना लेंगे। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 100 है तो कुछ टाइम लगेगा, n की वैल्यू अगर 1000 है तो कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम है y एक्सिस पे,
और n की वैल्यूज़ हैं x एक्सिस पे। तो कुछ ग्राफ बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ ग्राफ बना देता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ मैंने बना दिया। ओके, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो टाइम कितना लगेगा। तो n की अलग अलग वैल्यूज पे क्या टाइम लग रहा है, यानी n के चेंज होने से टाइम में क्या ग्रोथ हो रही है, वो इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है। हम हर एल्गोरिथम के लिए इस तरह का ग्राफ बना लेते हैं और दो एल्गोरिथम के ग्राफ को आपस में कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किस वैल्यू के बाद से कौन सी एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब जैसे मैंने ये दो ग्राफ बनाए हुए हैं, यानी एक ही ग्राफ पेपर में मैंने ये दो फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एक लाइन जारी है ये एक एल्गोरिथम के रेट ऑफ ग्रोथ को डिनोट कर रही है, जबकि ये दूसरी वाली लाइन जारी है ये दूसरी एल्गोरिथम के रेट ऑफ ग्रोथ को डिनोट कर रही है। आप देख सकते हैं कि n की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, तो ये n की एक पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पर जिस पर दोनों एल्गोरिथम सेम टाइम कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसके बाद जितनी n की वैल्यूज़ हैं उसमें ये वाली एल्गोरिथम, ये नीचे वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाली एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है। देखिए जितनी कम हाइट होगी उतना कम टाइम ले रहा है। वाई एक्सिस पे टाइम है, तो जितना ऊपर जाएंगे टाइम उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये नीचे वाला ग्राफ हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जितनी वैल्यूज हम लेते हैं उन सब के लिए ये एल्गोरिथम कम टाइम कंज्यूम कर रही है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी इस तरह से ग्राफ बनता है तो ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई एल्गोरिथम, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है कोई एल्गोरिथम लें जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो n की जगह मैंने पुट किया सपोज करिए 10, तो यहाँ 10 पुट करने के बाद, हर जगह n की जगह 10 पुट करने के बाद यहाँ कैलकुलेशन करके कुछ नंबर आएगा, वो होगा टाइम। यूनिट चाहे जो हो, नैनो सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। ये फंक्शन एक्चुअल में ग्राफ को देखकर बनाया गया होगा, यानी कर्व फिटिंग की होगी, ग्राफ को प्लॉट किया होगा। तो अगर दोनों एल्गोरिथम के लिए मैंने अलग अलग फंक्शंस बना लिए तो मैं दोनों में इजीली कंपैरिजन कर सकता हूँ। मैथमेटिकली कैसे कंपैरिजन होता है, n की छोटी वैल्यूज के लिए तो एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन n की बड़ी वैल्यूज के लिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इनको मिलाकर भी इतनी वैल्यू नहीं बनने वाली जितनी अकेली इससे वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू ले लीजिए 1000, तो 1000 की पावर 4 सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा। जबकि 1000 का स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें, 1000 में 100 का मल्टीप्लाई भी कर दें और 500 भी ऐड कर दें, तो ये सब मिलके भी जो नंबर बनेगा वो बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट। तो हम जब भी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि fn भले ही ये पूरा फंक्शन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेजरली पहली वाली टर्म ही इसमें रोल प्ले कर रही है। तो fn इक्वल्स टू n पावर 4 फॉर सम वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन n0, यानी n की छोटी वैल्यूज के लिए तो हर एक टर्म इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट से n0, उससे जब भी बड़ी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो फंक्शन में ये सारी टर्म्स को इग्नोर किया जा सकता है। तो एनालिसिस करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये तो हमने समझा एनालिसिस कैसे करना है, लेकिन एनालिसिस में आपको तीन तरह के एनालिसिस को कंसिडर करना होता है। किसी भी एल्गोरिथम के तीन केसेस हो सकते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 10 नंबर्स हैं और इनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं 10 नंबर आपको देता हूं और वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको बेस्ट केस दिया मैंने, यानी जो आपको अचीव करना है वो तो मैंने एज एन इनपुट दे दिया, तो आपको वो बेस्ट केस मिला है, यानी वो सिचुएशन जिसमें आपको कम से कम एफर्ट्स लगेंगे।
वर्स्ट केस का मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगे आपको, यानी मैंने शायद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूरी लिस्ट दे दी, तो वर्स्ट केस हो गया। तो यानी डेटा तो मैं उतना ही दे रहा हूँ, 10 नंबर दे रहा हूँ, लेकिन 10 नंबर किस ऑर्डर में दे रहा हूँ, किस तरह की वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जिससे कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस या बेस्ट केस। और इन दोनों के बीच में कहीं हम लाई करते हैं एवरेज केस। तो हम हो सकता है दो एल्गोरिथम का जब कंपैरिजन करें तो हम उसको इन तीनों सिनेरियोज के लिए कंपेयर करें कि वर्स्ट केस में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज केस में कैसी है और बेस्ट केस में कैसी है। एल्गोरिथम के एनालिसिस के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हम तीन चीज़ें देखते हैं, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, जिसमें बिगो नोटेशन ज़्यादा काम का है। आइए देखते हैं क्या है बिगो नोटेशन। ये थोड़ा सा बिगनर्स के लिए टफ हो जाता है, बिगनर्स को थोड़ा इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन आप कोशिश करिएगा, यहाँ समझ में आएगा। लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं एक फंक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ। तो लेट से मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया जो किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 3n+1, राइट। आप n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको टाइम का पता चलता जाएगा कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है। तो बकायदा हम इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी ग्राफ बना सकते हैं। मैं इस पूरे को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, इसमें दो थे, एक हटा देता हूँ। अच्छा, अब बिगो नोटेशन क्या कह रहा है इसको समझिए। हम एक और फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक और फंक्शन जिसको हम बोलेंगे जी एन। ओके, जी एन ये एक दूसरा फंक्शन होगा। अच्छा, ये जी एन जो है ना, इसका कर्व कैसा होना चाहिए? इसका कर्व एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये मैं इसका कर्व बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मैंने दूसरा वाला ग्राफ बनाया, दूसरा वाला कर्व बनाया, आप देख रहे हैं ये पहले वाले कर्व से स्लाइटली ऊपर है, ठीक है। तो यानी मैंने जी एन इक्वल्स टू कोई कर्व फाइंड आउट किया, लेट्स से 2n², ठीक है, इस तरह से। आप मुझे बताइए, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, n² लिख लिया। अच्छा, तो मुझे बताइए अगर मैं जी एन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2n² हो जाएगा, राइट। अब जरा सोचिए, n की एक वैल्यू लेता हूं मैं 1, तो एफ एन की वैल्यू क्या आती है? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1+1 यानी 5। और जी एन की वैल्यू क्या आती है? तो जी एन की वैल्यू आती है 2, यानी एफ एन बड़ा है और जी एन छोटा है, राइट। 2gn छोटा है। एन की और वैल्यूज लीजिए, तो एन की एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जिस पर 2gn ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा एज कंपेयर टू एफ एन। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो बताइए एफ एन कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 इंटू 2 6 और 10 11, तो एफ एन की वैल्यू आ रही है 11। और यहाँ 2 रख रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 आ रहा, अभी भी 2gn छोटा है। तो आप देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, और ये वो मीटिंग पॉइंट है जिसके पहले तक एफ एन ज़्यादा वैल्यू दे रहा था एज कंपेयर टू 2gn, राइट। अभी एक और 3 रखते हैं, n की जगह 3 रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 3 9, 18 प्लस 1 19, 19 आ रहा है। और यहाँ रखें 3, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2, ये भी 18 आ रहा है, यानी एग्जैक्टली n की वैल्यू 3 पर दोनों कर्व सेम रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन n की इससे बड़ी वैल्यू रखता हूँ, जैसे 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 3 12,
16 प्लस 12 इज 28, 28 प्लस 1 इज 29, 29 आ रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर रख रहे हैं, 16, 16 टू ज़ा 32, यानी ये ज़्यादा हो गया। तो ये जो कर्व है ना ये ऊपर जा रहा है। अब क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि 2gn की वैल्यूज अब n की वैल्यू हायर देन 3 के लिए ज़्यादा आ रही है। तो हमने एक ऐसा कर्व फाइंड आउट कर लिया है जिसको अपन 2gn बोल रहे हैं। ये कर्व fn से जस्ट अबोव है, राइट। तो ये 2gn को हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड ऑफ fn। तो देखिए fn की जो वैल्यूज हैं वो 0 से ज़्यादा आ रही हैं, यानी टाइम 0 से ज़्यादा आ रहा है, पर c इंटू जी एन से कम आ रहा है। gn आपका n स्क्वायर हो गया और c हो गया 2, तो 2gn है। c की वैल्यू कुछ और भी रख सकते थे हम, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, हम ये कुछ भी रख सकते हैं, उससे ये कर्व अलग अलग होंगे, लेकिन अल्टीमेटली fn से ऊपर ही आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने एक ऐसा कर्व फाइंड आउट कर लिया है जो fn से जस्ट अबोव है। तो अगर किसी एनालिसिस में मैं fn को कंसिडर करता हूं तो उसमें स्लाइटर वैल्यूज का वेरिएशन हो सकता है जो हमारे रिजल्ट्स को एनालिसिस के लिए गलत दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उससे थोड़ा ऊपर का एक कर्व फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि हमने एक अपर बाउंड वैल्यूज निकाल ली हैं फंक्शन की। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इनपुट कुछ भी है तो fn की वैल्यू क्या आ रही है, उससे ज़्यादा ही आएगी 2gn की वैल्यू। तो 2gn क्या हो गया, वो अपर लिमिट होगी कि भाई उससे तो कम ही आएगी fn की वैल्यू, क्योंकि fn की वैल्यू थोड़ी बहुत वेरिएट कर सकती है, क्योंकि आपने जो कर्व बनाया होगा वो अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ये जो अपर बाउंड हमने बना लिया है ये एनालिसिस में हमारे बहुत काम आता है। अब हम ये कह सकते हैं कि पूरी एल्गोरिथम जो है वो मेजरली n स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, n स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बिग O की मदद से, राइट, बिग O और उसमें gn, तो n स्क्वायर, gn क्या है, n स्क्वायर ना, 2gn नहीं पूछ रहा हूं मैं, gn बोल रहा हूं। तो gn क्या है, n स्क्वायर, तो मैंने लिखा o n स्क्वायर। तो o n स्क्वायर ये इस कर्व की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, ओ जी एन, बिग O is a function of gn, gn is n square in our example। तो ये क्या है, fn के बराबर है, यानी fn का एनालिसिस करोगे उससे बेटर है आप gn का एनालिसिस कर लो, राइट। बात समझ में आ रही है कि जो ओ एन स्क्वायर है इक्वल्स टू बोल रहा हूं fn, यानी बिग O नोटेशन में जब हमने लिखा n स्क्वायर तो ये लिखा है ओ जी एन, ये बराबर है fn के। मतलब आप fn का एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके अपर बाउंड को कंसिडर कर लो, fn को कंसिडर ना करते हुए उसके अपर बाउंड को कंसिडर कर लो, तो वो इक्विवेलेंट हो गया। द स्टेटमेंट fn इक्वल्स टू OGN states only that gn is upper bound on the value of fn। यानी आप ये मत सोचिए कि ये मैथमेटिकली इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि आप gn का एनालिसिस करेंगे वही fn का एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि gn इज अपर बाउंड ऑफ fn। तो एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ये बेसिकली बहुत डेप्थ में अगर जाएंगे, इसके बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो आप ये समझिए कि हम किसी भी एल्गोरिथम का जब एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं कि बताइए उसका बिग O नोटेशन क्या है। तो मान लीजिए कोई दो एल्गोरिथम हैं और उनका बिग O नोटेशन सपोज करिए एक का है ओ एन स्क्वायर, ठीक है, कोई एल्गोरिथम, और ऐसे ही एक और एल्गोरिथम उसका आ रहा है ओ एन क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ओ एन स्क्वायर है ना ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर। तो
एन स्क्वायर और एन क्यूब में आपको रिजल्ट्स एन स्क्वायर के कम मिलेंगे। तो हमें सिर्फ बिग ओ नोटेशन देखकर, हमें पूरा पूरा फंक्शन एग्जैक्टली देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ बिग ओ नोटेशन पता हो अगर किसी एल्गोरिथम का, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, तो यहाँ पर सिर्फ डिग्री को देखा जाता है। तो ओ एन स्क्वायर और ओ एन क्यूब में ओ एन स्क्वायर वाली एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर है। तो कई बार इंटरव्यूज़ में बात चलती है तो वो आपसे कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं, तो आपको बिग ओ नोटेशन में वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है। धीरे धीरे जब हम इनके क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आप इनसे और फैमिलियर हो जाएंगे। हो सकता है पहली बार में ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। तो ये बिग ओ नोटेशन का अभी हमने डायग्राम बना भी लिया था। ओमेगा नोटेशन में जिस तरीके से हम बिग ओ नोटेशन में अपर बाउंड ढूंढते हैं, यहाँ पे हम लोअर बाउंड ढूंढते हैं। तो ओमेगा सिंबल लगा के अगर जीएन लिख रहे हैं तो वो लोअर बाउंड है। ये देखिए सी जी एन जो है वो नीचे का कर्व है, यानी इससे कम वैल्यू तो नहीं होगी एफ एन की। इसी तरीके से थीटा नोटेशन होता है। थीटा नोटेशन इन दोनों बातों को कंसिडर करता है, यानी एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे। तो थीटा नोटेशन तभी लिखा जा सकता है जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डिग्री सेम है, यानी एफ एन और जी एन, सॉरी जो जी एन नीचे है और जो जी एन ऊपर है वो सेम होना चाहिए। हाँ, भले ही कांस्टेंट में अंतर है, जैसे यहाँ कांस्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जी एन सेम होना चाहिए। जी एन जैसे एन स्क्वायर आया तो 3n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एन की यहाँ वैल्यू एन स्क्वायर है और यहाँ पे वैल्यू एन क्यूब है, नहीं, ये जी एन दोनों जगह लिखा है, मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो फिर मैं थीटा नोटेशन लिख सकता हूँ। तो थीटा नोटेशन में क्या लिखूंगा? थीटा एन स्क्वायर। लेकिन कब लिखूंगा? जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों में एन स्क्वायर होगा, राइट। एन स्क्वायर एक एग्जाम्पल है, एन क्यूब भी हो सकता है, पर दोनों जगह सेम होना चाहिए। एनीवे, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ बातें आपको समझने में दिक्कत दे रही हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स में से एक था, जिसमें हमें एल्गोरिथम के एनालिसिस की बात करनी होती है। तो यदि उसमें और डीप डाइव करनी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस तरह के और वीडियोस की अपडेट